हाँ, मैं वर्क वो सारा ग्रुप में बताऊँगा, मैं वर्क वाला भी बताऊँगा आपको कि वर्क में कैसे वो भी बताऊँ। देखिए आज हमारी जो प्लानिंग है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करना है, तो बड़ा वाला पोर्शन हम लोग काम करेंगे। साथ में आपका जो जैसे कि लॉज ऑफ मोशन हो गया, तो अब उसकी आपका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैं वो लिंक डाल दूंगा और उसके क्वेश्चंस का, और जो आप बोर्ड में बोल रहे थे सारे एबीटी करके बताइए, डिटेल में है, डोंट वरी, वो मिल जाएगा आपको। और वर्क वाला कैसे करना है उसका भी मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे आपने लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया, तो वर्क वाला आपके लिए इजी हो गया, उससे एक क्लास लेके हम समराइज कर देंगे। और बाकी मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा, डिसिप्लिन तरीका बताऊंगा कि उसको कैसे तैयारी करनी है, कितना टाइम देना है, कैसे क्या करना है, वो मैं ग्रुप में डालूंगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ से इसलिए है क्योंकि अगर टाइम निकलता गया तो ये चैप्टर्स अगर रह जाएंगे तो फिर बड़ा बर्डन टाइप का हो जाएगा। तो इन चैप्टर्स को कवर करने के बाद जो है फिजिक्स में कवर, और मतलब सिलेबस आप कंप्लीटली समझिए, क्योंकि बाकी चीज़ें आपके लिए आसान रहेगी। तो आइए आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से हमारा जो स्टार्ट होता है, अगर आप सीबीएसई की बात करते हैं तो जो 12th क्लास का बुक होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, यही चैप्टर होता है। तो यहाँ से हम डिटेल में इसको सीखने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से आप इसको समझना, क्योंकि सारे चैप्टर्स यहाँ से को रिलेट करेगा, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट हो, अल्टरनेटिंग करेंट हो, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे जो आपस में कहीं ना कहीं आपको को रिलेट करते हैं। बिल्कुल डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब बिल्कुल डिफरेंट। वो लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ये समझिए कि एक खानदान के हैं, एक खानदान के भाई बहन हैं। और ये जो है ये एक खानदान के है, यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें चार्ज के बारे में पढ़ना होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना है। तो देखिए यहाँ चैप्टर 1 लिखा हुआ एनसीईआरटी के हिसाब से लिखा है, ठीक है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पर हम एक एक आपको क्लियर करेंगे। सबसे पहला वर्ड आपको क्लियर करना है कि भाई स्टैटिक का मतलब होता क्या है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। एक एक बहुत बेसिक में चलेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम, उसको हम लोग स्टैटिक कहते हैं, क्योंकि इसका चैप्टर का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो जब चार्ज जो है मूव करता है तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते हैं। जब चार्ज मूव नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक तो मूव नहीं कर रहा है वो। अब वो आप आगे बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे, तो मैं जनरली कुछ टर्म आपको बेसिक बताता हूँ। यहाँ बार बार एक वर्ड आएगा फील्ड, बार बार आएगा फील्ड, आएगा फील्ड, आएगा फील्ड, आएगा। तो मैं आपको बहुत बेसिक समझाना चाहता हूँ। जैसे आपने मकड़ी का जाल देखा होगा, मकड़ी यहाँ पर मान लीजिए मकड़ी यहाँ से जाल बनाना शुरू करती है, और इस तरीके से मकड़ी का जाल बनना शुरू होता है। इस तरीके से मकड़ी का जाल बनता है, इस तरीके से मकड़ी का जाल आपने देखा होगा, इस तरीके से मकड़ी का जो भी आता है उसमें फंसता चला जाता है। तो वैसे ही जो है अब हम यहाँ से सीखेंगे कि बीच में जो चार्ज होगा जिसकी वजह से ये फील्ड क्रिएट होगा। फील्ड क्रिएट करने का मतलब होता है जैसे कोई मैग्नेट का आपने देखा होगा, चुंबक को देखा होगा, कहीं भी रखते हैं तो अपना एक एरिया होता है, वो एक एरिया क्रिएट करता है जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल लोहे का आएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। वैसे ही चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, वो अपना एक एरिया यानी फील्ड जनरेट करता है, एक रीजन जनरेट करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी पढ़ेंगे डिटेल में। साथ में जिस चार्ज की वजह से हमारा ये फील्ड क्रिएट होता है उसको हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं। और इस एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर, इस फील्ड के अंदर जो चार्ज इनको महसूस करता है उसको हम लोग टेस्ट चार्ज के नाम से जानेंगे। तो एक आएगा टेस्ट चार्ज, एक आएगा सोर्स चार्ज। तो मैंने चीजें क्लियर कर दिया है आपको, बाकी आगे भी करेंगे। तो चैप्टर ऐसा हार्ड है नहीं, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से ताकि और इजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है। तो हाँ जी, इसका पीडीएफ रिकॉर्डेड वीडियो तो रोज मिलता है। देखिए रिकॉर्डेड वीडियो अभी भी हमारे पास लैपटॉप खुला हुआ है, तीन तीन स्मार्टफोन है, एक में अलग रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक में अलग स्क्रीन रिकॉर्डर हो रहा है, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। वो तो रोज का होता है, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तो इशू होता है। वो कोई उस तरह की चीज़ें नहीं है, आप इसके लिए चिंता मुक्त रहें। तो अभी क्या है कि हम बेसिक में हमने स्टैटिक का मतलब सीखा है, अब जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब। अब व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद, क्या डील करता है ये? स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल। देखिए यहाँ पर जो वर्ड आते हैं ना बार बार, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। फोर्स तो आप पढ़ ही चुके हैं, फील्ड मैंने समझा ही दिया आपको, पोटेंशियल एक वर्ड आता है। पोटेंशियल का मतलब होता है ना, कहते हैं ना कि इस मार्केट में लगा दो तुम पैसा, इसकी बहुत पोटेंशियल है। या पोटेंशियल का मतलब कहीं ना कहीं हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाई इसके पास काफी कैपेसिटी है।
कहीं न कहीं ये आम भाषा में बोलते हैं कि इसके पास पोटेंशियल है, मतलब वो चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं, जो हमारी नीड को पूरा कर सकता है। तो पोटेंशियल को हम लोग वर्क से ही कोरिलेट करके देखते हैं, यानी कि जो ज़्यादा वर्क कर सकता है दैट मीन्स उसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है। तो हम पोटेंशियल को और बेहतर तरीके से आगे जानेंगे हम लोग। तो कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। ध्यान देना है आपको, चार्ज तो कई तरह का होता है, लेकिन यहाँ पर जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे स्टैटिक, यानी कि जो चार्ज जो है रुका हुआ है उसकी वजह से कैसा होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। अब कहता द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आवाज आपकी बिल्कुल कट रही है, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, क्या करें? हाँ हाँ। जो स्टैटिक होता है उसको, ये स्टैटिक का मतलब यहाँ पर है, स्टैटिक चार्ज का मतलब चार्ज रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, चार्ज का मूवमेंट यहाँ पर जो सोर्स। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए दो तरीके का होता है, आप सब जानते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग प्लस डिनोट करते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग माइनस डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर मैं जब नोट्स बना रहा था, तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत डीपली स्टडी किया था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने देखा था, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में सेट कर लेना। तो पहले तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ग्लास रॉड हो गया, आपका कैट फर हो गया, जो आपके बिल्ली का जो बाल होता है वो, ये पॉजिटिव चार्ज में आता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले गया कि रब करने पर, रगड़ने पर, अभी एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। नेगेटिव में जैसे प्लास्टिक रॉड हो गया, या फिर आपका पॉलीस्टीरीन बॉल हो गया या सिल्क हो गया, ये नेगेटिव में आता है। तो होता क्या है, आपने देखा होगा कि अपने पेन वगैरह को जो अपने बाल पे ऐसे करके रगड़ते हैं, तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े बहुत छोटे छोटे वो अपने आप खींच लेता है। तो कहीं ना कहीं होता क्या है कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और अगर ये किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो उस पर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर गया है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है एक्स्ट्रा, उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई वो नेगेटिव चार्ज हो गया है। और नेचर में होता क्या है कि एक जैसे चार्जेस जो होते हैं रिपल्सन क्रिएट करते हैं, प्लस और प्लस रिपल्सन क्रिएट करता है, माइनस और माइनस रिपल्सन क्रिएट करता है। बट अगर अपोजिट चार्जेज होते हैं बच्चों, तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है दूसरे को। तो अगर आपका जो आपके पास पेन है, आपने अपने बालों में रब किया है, उसके बाद आप जो, हाँ, सेम जैसे चार्जेस, एक जैसे चार्जेस रिपल करेगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर जो है, अगर मैं समझाऊं आपको कि आपने अपने बाल में जो अपने पेंसिल पेन को रगड़ा, उसके बाद छोटे छोटे जो टुकड़ा था आपका पेपर का, उसके पास ले गए, उसको अट्रैक्ट कर लिया, इनमें इसका मतलब है कि इन दोनों में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तभी वो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अभी आगे भी हम देखेंगे, अभी बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने नोट्स को बनाया है और दमदार है नोट्स में, अभी आप बस पढ़ते चलिए। कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इट सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रख रहा है अपने पास में, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड है या चार्ज है। अब चार्ज में जिस प्रॉपर्टी हम लोग पोलैरिटी ऑफ चार्ज करते हैं, पोलैरिटी का चार्ज का मतलब होता है या तो उसके यहाँ से चार्ज मूव किया है, या तो चार्ज उसके पास आया है, या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज है। बट व्हेन इट हैज नो चार्ज, तो न्यूट्रल हो जाएगा वो। न्यूट्रल क्या होता है, जितना प्रोटॉन होता है उतना आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन तो देखिए निकल नहीं सकता, आपने बोर का मॉडल पढ़ा था ना, कि प्रोटॉन बीच में होता है, प्रोटॉन तो भैया निकल नहीं सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही कम और ज्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ गया तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कहते हैं प्रोटॉन बढ़ गया। प्रोटॉन बढ़ा नहीं है, प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है, इलेक्ट्रॉन कम गया तो हम कहते हैं प्रोटॉन बढ़ गया। तो यहाँ देखिए लिखा है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यहाँ दिखाया है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पर दिया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है कि अनलाइक चार्जेज एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट न्यूट्रलाइज और न्यूलिफाई ईच अदर इफेक्ट। जैसे कि अब जैसे ग्लास रॉड लीजिए या सिल्क लीजिए, तो अब इन दोनों का भी आप रब करेंगे, इन्हें रगड़ेंगे आप आपस में, तो आप देखेंगे कि जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, बाई नेचर है ये।
और आप सिल्क पे देखेंगे नेगेटिव चार्ज आ जाता है ये यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैंने दिखाया है कि अगर इनको आप कॉन्टेक्ट में ले आएंगे, तो कॉन्टेक्ट में लाने के बाद नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर, भाई एक थोड़ा सा अट्रैक्शन आप होगा वहां पर। उसके बाद क्या होगा, जब रिक्वायर्ड जिसके पास एक्स्ट्रा है नेगेटिव उसके पास चला जाएगा, आपस में अट्रैक्ट किया तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, फिर से और क्या, फिर से एक ग्लास रोड ऐसा हो जाएगा, फिर से सिल्क ऐसा हो जाएगा। तो बहुत देर तक ऐसा नहीं है कि चिपकता ही रहेगा, आपस में जब ये चार्जेज अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो बंद हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये बॉक्स में मैंने, हाँ चार्जेस ट्रांसफर हो जाएंगे आपस में, क्योंकि नेचर है ना, अपोजिट अट्रैक्ट करता है। कॉन्टेक्ट लिखा है यहाँ पर, कॉन्टेक्ट में ला, जब कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। मैं तो समझता हूँ पूरे साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये सारी फसाद की जगह इलेक्ट्रॉन। केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये चार्ज वार्ज इलेक्ट्रिक करंट वगैरह पढ़ना होता है किस वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि प्रोटॉन तो मूव करता ही नहीं है ना, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन निकलता नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन ही सारे खुराफात का जड़ है, मतलब इसी की वजह से सारा इतना काम झाम है और आप लोग का इतना बड़ा सिलेबस है कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉन को ढूंढना कि ऐसा क्यों करता है। अब देखिए बॉक्स में यहाँ पर लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। जैसे टाइम को हम लोग सेकंड में मापते हैं, अभी मोल आपने पढ़ा, तो वैसे ही चार्ज को हम लोग कूलम में मेजरमेंट करते हैं। इसके अलावा अमाउंट ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर बोला जाए कि कितना कूलम चार्ज होगा, तो ये देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आ चुका था, जिसमें एक बॉक्स मैंने बताया था, ये होता है माइनस में, होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये आपको याद रखना चाहिए। और अगर आप प्रोटॉन का बोलेंगे तो प्रोटॉन का उतना ही होता है, लेकिन प्लस में होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। अब देखिए यहाँ पर एक डाटा दिया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम, तो ये है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया है, राइट। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो डाटा दिया हुआ है, ये डाटा आया कैसे, कैसे निकाला गया है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला गया है। ग्रेविटेशन से, और कोई बच्चे भाई उन्हें लग रहा हो कैसे ये निकाला गया है, ये डाटा आया कैसे है। चलिए मैं बताता हूँ फिर आपको। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, वही एक एक नियम है ना, कुछ चीजें आप अपने स्टडी में फॉलो कर लीजिए, एक एक नियम, जैसे हर जगह वही अप्लाई होगा। चेंज हो गया, सुबह 100 रुपया, शाम में 80 रुपया, 90, वही छोटे छोटे एग्जाम्पल है, उसी से सारा मैं पढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर भी वही रूल फॉलो करने वाला है। देखिए यहाँ से इस पॉइंट को पकड़िए, कहता अमाउंट ऑफ चार्ज एन इलेक्ट्रॉन, तो कहता एक इलेक्ट्रॉन पर अगर आप निकालेंगे तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ऐसा है। भाई एक इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है। अब आपको ये पूछ रहा है कि बताइए अगर एक कूलम चार्ज हम लेंगे तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें चार्ज बहुत कम होता है, -19 है, -19 मायने रखता है। अगर डिवाइड करेंगे तो 1 पर 19 जीरो होगा, ठीक है। तो इसको आप उल्टा लिख दीजिए। उल्टा कैसे लिखेंगे, उल्टा आप खिसका दीजिए, उल्टा ऐसे ऐसे, इसको ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिख देते हैं हम लोग क्या करते हैं, जिसको निकालना होता है उसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। तो फिर इसको हम लोग खिसका के ऐसा लिख देंगे, क्योंकि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर एक कूलम का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1 कूलम का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये हो जाएगा ना, अगर हम निकालेंगे तो। यानी कि अगर आप एक कूलम, कलर में थोड़ा चेंज करता हूँ, अगर आप एक कूलम की बात करते हैं कि भाई एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो बहुत सिंपल सा बात है यहाँ पे कि ये जो 1.6 नीचे देख रहे हैं, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और ये जो आप -19 देख रहे हैं, ये चला जाएगा सीधे ऊपर प्लस में, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें से एक जीरो आप इसको दे दीजिए ताकि ये बन जाए 100, ठीक है। और नीचे ये बन जाए 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर हो गया 18, 10 की पावर कितना हो गया, 18 हो गया। बाकी आप इसको जो है नीचे 16 है ना, तो 16 से 96 होता है, तो डिवाइड करेंगे तो वही डाटा आएगा, 6.25 आएगा। तो ओवरऑल बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आती है कि अगर आप एक कूलम चार्ज लेते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, देखना ध्यान, 625, ठीक है।
क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 18 में से 2 जीरो कट जाएगा, फिर भी 16 बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए इतने इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब एक कूलम्ब चार्ज कंप्लीट होगा। जैसे ऐसे समझिए कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया जमा करना हो, तो बहुत ही आसान तरीका हो सकता है कि हम 1 करोड़ लोगों से 1-1 रुपया लेंगे, या आप उल्टा बोलिए कि अगर 1 रुपया देने वाले ही लोग हैं और हमें 1 करोड़ इकट्ठा करना है, तब तो हमें 1 करोड़ लोग चाहिए। लेकिन अगर 2 रुपया देने वाले लोग हैं, तब हमें 50 करोड़, मतलब आप उसका 50 लाख में ही हो जाएगा, 50 लाख लोग आएँगे, उसी में हमारा हो जाएगा। तो जैसे-जैसे आप ये समझना होगा आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कुछ कूलम्ब चार्ज होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता है कि 1 कूलम्ब के बराबर हो जाए। समझ रहे हैं आप? इसको गिनती करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दस, गिनती आपकी फेल हो जाए। इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं और इन सब के चार्जेस को जोड़ा जाता है, तब एक कूलम्ब पूरा होता है, और होना भी चाहिए। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। देखिए, बाकी टीचर लोग इतना फ़ील नहीं करवाते, मैं आपको एकदम फ़ील करवा रहा हूँ इसके लिए, कि किस तरीके से जो है 1 कूलम्ब में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब 1 कूलम्ब होता है। 1 इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, आपने पढ़ा है ना, एटम इतना छोटा होता है। एटम मतलब मैटर होता है, उसके बाद आपका स्मॉल पार्टिकल्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, एटम्स होता है, तब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भी इतना छोटा, तो इतना छोटा है तो उसका चार्ज कितना आप उम्मीद करते हैं? थोड़ी ना उसमें बहुत ज़्यादा चार्ज होगा। तो कभी भी 1 कूलम्ब हमारे लिए छोटा हो सकता है। हम जनरली बोलते हैं, अरे 1 कूलम्ब ही तो है। लेकिन उस 1 कूलम्ब को अगर पूरा करना है इलेक्ट्रॉन के ज़रिए, तो हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। उसको जब इतना बल्क में इकट्ठा करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तब 1 कूलम्ब। जैसे किसी के लिए हो सकता है कि 1 लाख रुपया कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन किसी-किसी के लिए 1 लाख रुपया बहुत मायने रखता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए 1 कूलम्ब तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर करवाई, इसलिए 2 चीज़ आपको याद रखना। अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तब तो बहुत कम है। माइनस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब है। लेकिन पूछ दे कि 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग चलते हैं इसको। अब यहाँ से देखिए, एक वर्ड लिखा है। हाँ, हाँ जी। हुँ, प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव। आपने रदरफोर्ड का पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि रदरफोर्ड ने इसलिए तो एक्सपेरिमेंट किया था। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने बोला था कि भई बीच में प्लस चार्ज है। उसी पर तो उनका एक्सपेरिमेंट था, न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया। तो यही आपको समझना है कि प्लस, हाँ, प्लस चार्ज जो है वो कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तुलना में होता भी, जो मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ वर्ड लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखिए, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ही चीजें आती है, और इन्हीं दोनों वर्ड से बना है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। अभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में, बार बार वो टर्म आ रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसमें भी आ रहा था। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दोनों तरह के फोर्सेस होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा अगला चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट होगा, और उसके जस्ट बाद हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। देखिए, एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, फ्रिक्शन है, केमिकल फोर्स है बिटवीन एटम, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आते हैं। इसके अलावा चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं, भाई चार्ज पार्टिकल्स में क्या होता है, राइट? तो चार्ज पार्टिकल्स इन मोशन में बात करते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह के फोर्सेस शो करेगा। इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर ऑल द चार्ज एज रेस्ट, अगर ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं जहाँ सारे चार्जेस रेस्ट में हैं, तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्स ही जनरेट करेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कहाँ जनरेट होता है, मैं बताता हूँ आपको। जब चार्ज मूव करना शुरू होता है, तो वहाँ मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, और ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? तो जब तक चार्ज रेस्ट में है, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में दिया गया है यहाँ पे।
आइए इसको जानते हैं क्या चीज़ है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए, अभी इस चैप्टर का जो मैंने वीडियो डाला था यूट्यूब पे, वो 1 घंटा में मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था, वन शॉट। तो आप ही समझिए कि वन शॉट में मैंने पूरा पढ़ा दिया। तो ऐसी बात नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, रिवीजन करने के लिए बेस्ट होगा। यानी कि अब यहाँ से कोई पढ़ लेगा तो उसको रिवीजन करेगा तो 1 घंटे पूरा उसका रिवीजन। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली अगर वो देखेगा तो थोड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं समझ पाएगा। पास करने पर खाली समझ में आएगा। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट करता है इसको समझते हैं। कहता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स। देखिए ये आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये वाला, इस तरह से एक ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है, ये मेटल का है। यहाँ पर ये मेटल का, यहाँ पर ये बॉक्स दिख रहा है आपको। टू थिन गोल्ड लिप्स लिया गया है। लिप्स मतलब पत्ती की तरह, गोल्ड की पत्ती आप बोल सकते हैं, गोल्ड की पत्ती लिया गया है अटैच टू इट्स बॉटम एंड। अब इसको कैसे अटैच किया गया है, तो अटैच टू इट बॉटम एंड मतलब कि आप देखेंगे इसमें ध्यान से, तो यहाँ पर ये जो गोल्ड का लिया गया है, कलर चेंज कर देता है। यहाँ पर ये जो गोल्ड है ये इसके बॉटम में टच कर रहा है, जो बॉक्स इसके बॉटम में टच कर रहा है। व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टचेज द मेटल। अब देखिए ये मेटल से कनेक्ट था, यहाँ पे ये मेटल से कनेक्ट है, और यहाँ पर एक रबड़ लगा दिया गया है, यहाँ पे रबड़ लगा दिया गया है, और ऊपर मेटल का एक रोप लगा दिया रोप। अब मेटल का रोप लगा दिया, यहाँ पर आप समझना, आपको ध्यान से यहाँ पर होगा। तो कहता है व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टचेज द मेटल नॉब एट द टॉप ऑफ रॉड, चार्ज फ्लो ऑन द फ्लो ऑन द रॉड होगा यहाँ पर टू द लिफ्ट एंड दे डाइवर्ज। तो इसका पिक्चर कैसा बनेगा मैं बताता हूँ आपको। एंड द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। ये कुछ इस तरीके का होता है, ये पूरा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ हो क्या रहा है, ये पूरा सेटअप तैयार कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ये रॉड है, ये वाला मेटल का रॉड यहाँ पर। आप जानते हैं मेटल में बहुत जल्दी चार्ज फ्लो कर जाता है, और यहाँ पर नॉब लगा दिया है। तो देखिए ये वाला जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये चार्ज कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए प्लस चार्ज उसके पास है, तो आप प्लस चार्ज देंगे तो प्लस चार्ज उसके पास मूव करेगा। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर कुछ सिस्टम उल्टा होता है। हम ऐसा बोलते हैं कि प्लस चार्ज है, लेकिन आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये प्लस है, इसके पास आएगा तो इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑलरेडी इस वाले ऑब्जेक्ट पे प्लस ही बढ़ जाएगा। तो एज यूजुअल हम बोलते हैं प्लस चार्ज मूव कर रहा है, जबकि प्लस चार्ज कभी मूव नहीं करता। लेकिन हमें कंसीडर करना पड़ता है प्लस चार्ज मूव कर रहा है, जबकि मूवमेंट सब किसका है, इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट है, लेकिन फंस जाता है प्लस भी, नाम इसका भी हो जाता है। तो जब यहाँ पर इसको टच करेंगे तो यहाँ से देखिए ये चार्ज मूव करना शुरू होगा, और जो पत्ती दोनों टच था, देखते दोनों ही टच था, एकदम दोनों टच था, वो दोनों ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए डायग्राम मैंने यहाँ पर किस तरह से बनाया है, ये कुछ इस तरीके का। यहाँ पर देखिए एंगल डिग्री भी बन जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर एक एंगल डिग्री बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ऐसा भी ऐसा बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि देखिए चार्ज जो है यहाँ पे, चार्ज को हमने मूव करवाया है यहाँ पे। अभी हमने चार्ज को मूव करवा के यहाँ तक, इसको चार्ज कैसे कर सकते हैं वो केवल है। अभी जो स्टैटिक वाला मामला आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग जो चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर बताई, और कोई बड़ी बात इसमें नहीं, वही सारी चीज़ें। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे ही पूछूंगा, हमें सोचना है, फिर हम इसके आंसर पाएंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डज एनी न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रीफाई, एक्सप्लेन। मतलब ये कहता है कि कैसे कोई न्यूट्रल बॉडी जिसमें कोई चार्ज नहीं है वो इलेक्ट्रीफाई होता है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि वो बेचारा न्यूट्रल था, गोल्ड जो था वो न्यूट्रल था, लेकिन उसको आपने क्या कर दिया, आपने उसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया। तो आप इसको एक्सप्लेन करें, क्या करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में फिर से बताता हूँ, हाउ डज एनी न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रीफाई, कैसे एक न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रीफाई होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप लोगों में से कोई बताना चाहते हैं, तो बात रखना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। वेरी गुड, और कोई बच्चे बोलना चाहते हैं। पता है, कई बार ऐसा लगता है, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते बात करता हूँ, तो मैंने सुपर 30 मूवी देखी थी, आनंद कुमार वाली, पटना की मूवी, ऋतिक रोशन ने बनाई। कई बार ऐसा फील होता है कि एकदम से वही सीन जैसा लगता है कि मैं एकदम से जिम्मेदारी वाली बात कर यहाँ पर है। तो मुझे रोज ऐसा ही लगता है, इसलिए मैं आप लोग से इंटरेक्ट होता हूँ।
और आप लोग से पूछता हूँ, जबकि आंसर यहीं पर लिखा हुआ और आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे थिंकिंग भी बढ़ाना था कि ऐसा लाइव बनाना खुद से लिख सके, मतलब हर चीज़ रट के नहीं काम कर सकते, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आप बिना रटे अंडरस्टैंड करके लिख सकते हैं, तो ये काम असली होता है। कहता ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम, जितने भी हैं वो सारे के सारे एटम से बने हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं। नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जनरली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। दे डू कंटेन चार्जेस, और वो क्या होते हैं, चार्जेस कंटेन करते हैं वो। तो बट देयर चार्जर आर एग्जैक्टली बैलेंस, वो देखिए वो बैलेंस होता है। टू इलेक्ट्रीफाई न्यूट्रल बॉडी, अगर न्यूट्रल बॉडी को आप इलेक्ट्रीफाई करना चाहते हैं, वी नीड टू, देखिए या तो आप ऐड करेंगे जैसा कि आप लोगों ने बताया, या तो वहाँ से रिमूव करें। ठीक है, या रिमूव, ये आएगा यहाँ पे, रिमूव करेंगे तो वन काइंड ऑफ चार्ज मिलेगा, या तो आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा या तो आपको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। अब बॉडी कैन बी चार्ज पॉजिटिवली बाई, या तो देखिए पॉजिटिव कब होगा, जब वो लूज करेगा सब इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, और कोई चार्ज नेगेटिव कब होगा, जब वो गेन करेगा। तो सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, बस आपको लिखना है। हीट डिफरेंट चीज है, दिस इज हीट इज टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी है, और अभी हम एटम लेवल, इलेक्ट्रॉन लेवल पे बात करते हैं, चार्ज के लेवल पे बात करते हैं। हाँ देखिए, रेडिएशन वगैरह जो आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम मैंने बताया, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में बताया, तो वो एक टाइप हो सकता है वहाँ पे, लेकिन आपने वहाँ भी देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के अंदर एक सेल से दूसरे सेल में केवल जा रहा है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। आपने एक चीज नोट किया होगा, जो रेडिएट कर रहा था वो बाहर नहीं जा रहा था, वो उसी के अंदर था। बस आप लोअर एक ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड में जा रहा था, बट यहाँ पर हम इलेक्ट्रीफाई की बात कर रहे हैं यहाँ। बाकी आपका थिंकिंग अच्छा है, आप सोच रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है यहाँ पर, ये है एक और सवाल यहाँ पर है कि वेन वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क, एक ग्लास रॉड है जिसको हम लोग सिल्क से क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं। देन द रॉड्स गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, जो रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और सिल्क जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो क्या आप इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, कोई बता पाएंगे कि क्यों रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और क्यों सिल्क नेगेटिव चार्ज हो जाता है? वेरी गुड, और कोई? और कोई? हम्म, चलिए, आप बिल्कुल सही जवाब, आप दोनों का ही ठीक है। लेकिन हमें फोकस ये करना होगा कि अगर कोई पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ठीक है, और अगर कोई निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हमें आंसर भी कुछ इसी तरीके से देना होगा। ये तो हम सब जानते हैं, हमने पहले भी ऊपर बता दिया था कि रॉड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, सिल्क निगेटिवली चार्ज होता है। तो ऐसा ऐसा नहीं होता कि कोई भी रॉड है, जितना भी रॉड दुनिया में है वो ऑटोमेटिक जो है रखा हुआ है तो पॉजिटिव नहीं, रगड़ने पर पॉजिटिव नहीं घटता है। रगड़ते हैं ना जब रॉड को और सिल्क को, तब वो पॉजिटिव निगेटिव होता है। आप फिर टच कर देंगे, तभी हमने बताया ना वो न्यूट्रलाइज कर देगा वहाँ पर। तो आंसर वही होगा यहाँ पर कि भाई, सिंपल सा आंसर है कि व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, वही सारे हैं। हाँ एग्जाम्पल है, और ये पूछता भी है यहाँ सवाल, ये एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर है जो मैंने आपको बताया था, वो सारी चीज़ें आप इसको पढ़े डिटेल में यहाँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर है, तीन चीज़ें यहाँ पर लिखा है मैंने, कंडक्टर लिखा है, इंसुलेटर लिखा और सेमी कंडक्टर लिखा है। कंडक्टर आप लोग जानते होंगे, कंडक्टर क्या करता है, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब अलाउ करता है कि आप पास हो सकते हो, उसको हम लोग कंडक्टर। एंड दे हैव, मैं इसके सवाल भी पूछूंगा आपसे, अब तैयार रहना। एंड दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, दैट आर कॉम्परेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। जैसे कि मेटल्स हो गया, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स बॉडीज हो गया, अर्थ हो गया। अब मेरा एक सवाल आपसे, मेरा सवाल ये है कि जैसे एक मेटल का, ये लेट भी सपोज ये मेटल का, ठीक है, ये है मेटल, ये मेटल है, और ये प्लास्टिक है, या वुड मान लेते हैं, लकड़ी का है ये। चलिए प्लास्टिक ही मान लेते हैं, फिर आप कहेंगे लकड़ी भीगी है तो प्लास्टिक मान लेते हैं, ये प्लास्टिक। अब आपको मुझे बताना है कि इन दोनों में कौन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएगा, मतलब किन से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, मेटल से या प्लास्टिक से?
मेटल से, ठीक है। सबका जवाब यही है, मेटल से ही होगा, प्लास्टिक से थोड़ी। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। मतलब आपने 10th में पढ़ा होगा कि जैसे लेट भी सपोज मान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है तो हम करंट उल्टा चलता है, इलेक्ट्रिक करंट इधर की ओर चलता है, हम सब ने पढ़ा है। मतलब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करता है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन रिवर्स डायरेक्शन में आता है, ठीक है। अब आप, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने पढ़ा है कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, फिर वो एटम से मिलकर बना होता है, एटम जो है फिर वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि दुनिया में जितनी चीजें हैं सबके पास इलेक्ट्रॉन है। ऐसी तो कोई चीजें नहीं है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के बिना कोई चीज बनेगा ही नहीं है, तो फंडामेंटल पार्टिकल है। तो इस हिसाब से फिर तो हम इस पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, दोनों ही के पास इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा क्यों होता है कि मेटल कंडक्ट कर देता है लेकिन प्लास्टिक कंडक्ट नहीं करता? बताइए। राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा है फ्री इलेक्ट्रॉन, और जनरली जो है ये बच्चे पढ़ते पढ़ते ध्यान देते बस ये रखते हैं इलेक्ट्रॉन 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 रखते हैं, लेकिन जब हम डीप में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब देखिए ना, जैसे कुछ ऐसा काम होता है ना, तो जो खाली आदमी होता है या जिस दिन आप खाली होते हैं किसी की आराम से हेल्प कर पाते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो खाली नहीं है, फ्री नहीं है, वो कहाँ से कर पाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पर इंसुलेटर, इंसुलेटर उसका उल्टा हो गया हाई रेजिस्टेंस। एक वर्ड आता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, ठीक है। जैसे एक बार ट्वीट किया था अजय देवगन की वाइफ है ना, काजोल ने, कि कोई थे शायद उनसे बड़े उम्र की, तो बोला आई कुडंट रेसिस्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को रोक नहीं सकी टेक अ सेल्फी, सेल्फी लेने से। तो रेसिस्ट का मतलब होता है रुकावट, रुकना। तो यहाँ ऑफर, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस, रेसिस्ट बहुत ज्यादा इसको रुकावट पैदा करता है यहाँ पे। जैसे नॉन मेटल्स हो गया, ग्लास हो गया, और एक होता है सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर में तो चैप्टर भी आपको पढ़ना है। ये कहता है विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द मोमेंट ऑफ चार्जेज विच इज इंटरमीडिएट, यानी बीच बीच में होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच बीच का होता है ये। अच्छा, अगला सवाल मेरा यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, ये मेरा अगला सवाल है। हालांकि इसका आंसर तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन हम डिस्कस करते हैं इसको। व्हाट इज अर्थिंग, एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन। आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने अर्थिंग का नाम सुना है? क्या होता है अर्थिंग? अर्थिंग की जरूरत हमें पड़ती क्यों है, पहले आप लोग ये बताओ, अर्थिंग लगाते हैं क्यों, क्या उसकी जरूरत है? चलिए, आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा बता भी रहे हैं। जी बताइए, आप बताइए क्या बोल रहे हैं। हम्म। राइट राइट। आपने देखा होगा थ्री, जैसे आपने आयरन का देखा होगा, या आपने लैपटॉप का चार्जर देखा होगा, उसमें तीन तीन पॉइंट होते हैं मतलब डालने का, एक अर्थिंग का जाता है। वैसे अर्थिंग का मतलब समझते हैं यहाँ पर होता है, देखिए जैसे ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड है और आपने यहाँ पर किसी रॉड को यहाँ पर डाला। अर्थिंग को मैं बहुत बेसिक बचपन से देख रहा हूँ, और कुछ इंटरेस्टिंग बात भी आपको बताऊंगा और आपको बड़ा मजा आएगा। ये रॉड जो होता है यहाँ पर तार, रॉड की जगह तार ही समझिए, तार को अंदर यहाँ पर प्लेट लगा देते हैं, यहाँ पर जमीन के अंदर यहाँ डाल देते हैं, थोड़ा गीला होता है। कई लोग गाँव में ना तो हैंडपंप में अर्थिंग डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, अर्थिंग का बहुत प्रैक्टिकल, बचपन से मुझे नहीं पता था कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा और मैं इतना प्रैक्टिकल होऊंगा। तो जैसे ये आपका घर है, ये सपोज कीजिए ये आपका घर है यहाँ पे, ये आपका घर है यहाँ पे, और ये आपका बोर्ड है यहाँ पे। तो आपके घर में बिजली कहाँ से आ रही है? खंभे से आ रही है यहाँ पर, ये खंभे से बिजली आ रही है, ट्रांसफार्मर से बिजली आ रहा हो। तो आप समझिए, ध्यान से आप समझिए यहाँ, अगर आपके घर में बिजली आ रही है ना यहाँ से, तो ये क्या आ रहा है जनरली, ये जो आ रहा है ये करंट आ रहा है। यानी अगर मैं कलर चेंज कर दूं,
कलर अगर चेंज कर दूं, अगर इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है आपके घर में, तो इसके उल्टा अगर आप बात करेंगे तो इधर की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतना ही करंट आएगा। तो गांव में मेरे साथ ऐसा होता था कि गांव में बिजली जो वोल्टेज बहुत कम जाता था। अब हालत ऐसी होती थी ना कि गर्मी के दिन हो या ठंड का, कैसा मान लो गर्मी का दिन है, तो रात के टाइम में अगर मुझे टीवी देखना होता था, जो DD1 आता था, मैं छोटा जब था तो उस टाइम पे मुझे सारे बल्ब बंद करने पड़ते थे, कई बार तो फैन तक बंद करना पड़ता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि मुझे पानी डालना पड़ता था। एक पाइप यहाँ लगा हुआ था अर्थिंग के पास में, ऐसे एक पाइप लगा हुआ था जिसका मुंह खुला हुआ होता है, तो यहाँ मैं पानी डालता था। हालांकि वो खतरनाक होता है, ऐसा नहीं डालना चाहिए, लेकिन पता नहीं था क्या अर्थ में, अर्थिंग में। सॉल्ट, हाँ, उस पर भी आऊंगा, वो भी बताता हूँ, सुनो तो सही। तो ऐसा मैं करता था। एक बार की बात है कि एक मूवी आ रही थी, कोई मिल गया, आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई मिल गया मूवी आ रही थी, मैं उस समय छोटा था और बड़ा इंटरेस्टिंग मूवी लग रहा था, देखने में बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन अचानक से वोल्टेज कम गई, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि यार वोल्टेज तो कम गई, मैंने सुना था गांव में लोग क्या करते हैं, पानी में नमक डाल के उसको डाल देते हैं। तो पहले मैंने पानी डाला तब भी वोल्टेज कम था, फिर मैंने नमक का डब्बा उसमें डाल दिया, उसमें डाला, तब जाके टीवी जो है वो, जिस समय वो जादू को ले जाने की तैयारी करता है, वापस भेजने की तैयारी करता है, वो लड़ाई होती है उसकी। तो उस टाइम पे जो है, उस टाइम पे मैंने देखा टीवी का जो मतलब स्क्रीन है वो छोटा आ रहा था। मैंने सोचा टीवी जो है भले ही खराब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं भविष्य में देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, लेकिन स्टोरी तो जान ले आखिर होगा क्या। पता नहीं था गूगल वगैरह आ गया। तो अब समझ में आता है कि नमक डालने से क्या होता है। नमक देखिए, नमक में NaCl फार्मूला होता है, और NaCl का होता है Na+ और Cl-। यानी जब वो वाटर में मिलाते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, आयंस में ब्रेक कर जाता है। तो Na+ का तो यूज नहीं होता है, लेकिन जितना Cl- निकलता है, क्योंकि आइटम्स तो बहुत छोटे छोटे बहुत ज्यादा होते हैं, तो जितना Cl- निकलता है वो इंस्टेंटली एक, उसके पास तो निगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसका निगेटिव चार्ज का काम कर देता है, जिसकी वजह से वोल्टेज बढ़ जाता है। तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि जितना अर्थिंग के सपोर्ट से होता है क्या है, वोल्टेज क्यों बढ़ता है, कि अगर यहाँ से ज्यादा करंट आप सप्लाई करेंगे, यहाँ से तो करंट भरा हुआ है ना अर्थ में करंट की कमी तो नहीं ना, भरा हुआ है मस्त। कितना चाहिए आपको, जितना चाहिए उतना आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो जितना करंट यहाँ पर जा पाएगा, तो इसकी एक कैपेसिटी होती है ट्रांसफार्मर की, एक बेसिक कैपेसिटी होती है, लेकिन फिर भी जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी लेने के लिए भी यहाँ से जाना होता है। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल तो खंबे के पास ही जो है इस तरीके से एक डाल देता है, सिस्टम पूरा सेटअप आता है आजकल। अब वो वाली बात नहीं है कि अर्थिंग डालना, ये डालना, वो डालना, आजकल डबल वायर होकर सारा काम। लेकिन पहले ये चीजें होती थी, प्रॉब्लम होता था पहले कि इस तरह की दिक्कत होती थी। तो यहाँ पर ये अर्थिंग का मामला यहाँ पर है, तो ये चार्जेस का थोड़ा सा है ये। तो चलिए, यहाँ लिखा है व्हाट इज अर्थिंग, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन के बारे में दिया है यहाँ पे। तो ये वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। और कभी कभी जो है आप नोट्स को पढ़ा भी करो थोड़ा, ठीक है, जो नोट्स आपको दिया जाता है, तो इसमें किस लाइव होता है, न्यूट्रल होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ना इसको। अगला यहाँ पर है, अर्थिंग प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेस हाउ। तो देखिए, अभी आपने देखा कि उन्होंने बताया था एक हमारे बीच में कि किस तरीके से जो है सेफ्टी के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मान के चलिए, ऐसा होता है कि किसी चीज़ करंट को हमने छू दिया, जैसे ये एक आदमी मान लो, ये आदमी है और इसने करंट कैसे करके छू दिया, यहाँ पे करंट ऐसे छू दिया, कुछ हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ जब ये करंट का टच होगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से होगा, इसके शरीर से होगा। भाई इसके शरीर क्या है, इसके शरीर में ऑलरेडी सब कुछ है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसके शरीर से होगा। और जितना इलेक्ट्रॉन बोर्ड के अंदर जाएगा उतना ही करंट इसको लगता जाएगा। इसलिए अगर ये चप्पल पहन लेगा प्लास्टिक का, तो यहाँ पर इसके शरीर में थोड़ा झटका देके छोड़ते हैं, ठीक है। और वही अगर वहां पर 3 प्लग लगा होगा, यानी कि अगर कोई ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जिसके पास आपने देखा होगा 3 तरह का होता है, यानी ये बीच में एक बीच का होता है, और फिर इस तरीके से 3 होता है, एक अर्थिंग का होता है यहाँ पे। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, इलेक्ट्रॉन का कनेक्शन उसका अर्थ से हो जाएगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो ये झटका देके इसको छोड़ते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर वो सेफ्टी के लिए दिया जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे ये लिखा है चार्जिंग बाई इंडक्शन। देखिए, इंडक्शन एक वर्ड है, अभी आपको सीखते चलना है। इंडक्शन में होता क्या, जब हम इंडक्शन की बात करते हैं, तो इंडक्शन का मतलब होता है जब किसी की वजह से किसी में कुछ नया चीज डेवलप होता है, तो उसको हम लोग इंडक्शन करते हैं, ठीक है। इंडक्शन का मतलब आपने क्या है, कोई इंडक्शन का चूल्हा भी आता है शायद, मैं सही बोल रहा हूँ, इंडक्शन का चूल्हा आता है कोई, है ना। तो
हाँ, तो उसमें देखा, उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसा जलता नहीं, आग वाग नहीं जलता, लेकिन उसका एक तो होता है कुकर वगैरह, उसी उसी चूल्हे के हिसाब से बनाया जाता है। सारा कुकर भी काम नहीं करता है, सारे बर्तन भी उस पर काम नहीं करते, कुछ अलग ही होता है। तो इंडक्शन का मतलब वही होता है कि यहाँ पर किसी चीज की वजह से किसी चीज में जब कुछ चीज डेवलप होता है तो उसको हम लोग इंडक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है चार्जिंग बाई इंडक्शन, जैसे यहाँ पर देखिए इस वाले में, यहाँ पर ए और बी इस तरह से दो हमने सेटअप लिया है, यहाँ पर ए है और ये बी है, ये दोनों अभी टच में है, ध्यान से देखिएगा दोनों ही टच में। अब हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल कोई लाए हम लोग कंडक्टर जिसपे प्लस चार्ज है, कोई इंडक्शन लाए। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों मान के चलिए भाई है, ए और बी भाई है, दोनों ही न्यूट्रल है, बड़े आराम से रह रहा है। लेकिन जब ये प्लस वाला यहाँ पर आ जाएगा ना, तो ये ए वाला का, ए वाले और बी का एक साथ है ना यहाँ पे, तो जितना भी इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा इसकी तरफ अट्रैक्ट, क्योंकि नेचर है ना ये प्लस वाला आएगा, बोलेगा भाई मेरे पास प्लस है एकदम, आज हम तुम्हारे टच में आ गए, और उसके टच नहीं हुआ अभी, उसके नजदीक ही खाली अभी गया है, और नजदीक गया है और उसी के लालच में आके मजबूर है, ये जितना नेगेटिव था इस तरफ हो गया, और बाकी जो पॉजिटिव था वो इस तरफ हो गया, एक तरफ हो गया नेगेटिव, एक तरफ हो गया पॉजिटिव। और फिर क्या कर दिया हमने, इसको दूर कर दिया हमने, ए को अलग कर दिया और बी को अलग कर दिया, तो ए पे चार्ज जो है नेगेटिव रह गया और बी पे है जो पॉजिटिव चार्ज रह गया, यानी इस वाले एक्सटर्नल जो है इसकी वजह से जो है बी में से इलेक्ट्रॉन जो था वो और मूव करके ए पे आ गया, समझिए, तो बी पर आ गया प्लस चार्ज और ए पे आ गया क्या चार्ज आ गया, ए पे आ गया निगेटिव चार्ज आ गया। तो अलग अलग करने पर यहाँ पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पर मन में आ रहा है, सवाल ये है कि क्या होता यदि मैं इन दोनों को अलग नहीं करता, मैं इन दोनों को अलग नहीं करता बल्कि इसको अलग कर देता। अभी इंडक्शन मैंने करवाया, इंडक्शन कराने पे इसको नेगेटिव है पॉजिटिव है, अगर मैं इन दोनों को अलग ना करके टच में ही रखता, अगर इस एक्सटर्नल वाले को हटा देता, तो क्या तब भी ये पे नेगेटिव चार्ज बी पे पॉजिटिव चार्ज होता या नहीं होता, बताइए। हाँ, वो न्यूट्रल हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, वो न्यूट्रल हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से एक तरीके से हमने इन दोनों में एक सिस्टम ऐसा बना दिया कि भाई कैसे इलेक्ट्रीफाई अप करेंगे। देखिए ये भी एक तरीका है इलेक्ट्रीफाई करने का, एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव। तो इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। इंडक्शन कहाँ हुआ, इंडक्शन हुआ इसकी वजह से, इंडक्शन हुआ इसकी, इसने इंडक्शन कर दिया और ये मामला हो गया। जैसे देखते हैं अंग्रेज लोग भारत में आए और उसने क्या किया, एक इंडक्शन डेवलप कर दिया, फूट डालो और राज करो। पता था कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, और मैं तो कई बार सोचता हूँ 200 सालों तक मायने रखा, मतलब कैसे, मतलब भारत के लोग जो है मतलब बड़ा ये लगता है कि भारत के लोग इस समय कितने इनोसेंट थे, या कुछ ये तो धर्म के नाम पे चीजें अब जाके बहुत व्यापक रूप से होने लगी। उस टाइम पे कुछ चीजें थी ही नहीं कि ये वो सारे, सब तो अपने आप भारत ही थे, ये ही। लेकिन वहां पर जो राजा लोग थे आपस में उनकी झगड़ा जाता, उनके आपस में होने की वजह से अंग्रेजों ने यहाँ पर तो कहीं ना कहीं तीसरी पार्टी हो गई, थर्ड पार्टी, ना उसका संस्कार उनसे मिलता है, ना बोली मिलता है, ना चेहरा मिलता है, कुछ नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आके आपस में लड़वा के चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है कि माइनस और प्लस किस तरीके से इंडक्शन यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते हैं। क्या बेसिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज कहता है चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। लाइक चार्जेस रिपेल each other while unlike अट्रैक्ट करता है, ये आप पढ़ चुके हैं। अच्छा यहाँ पर कुछ चीजें और आपको यहाँ समझनी है जो हम बिल्कुल और क्लियरली समझेंगे। वो ये कहता है कि द मिनिमम पॉसिबल चार्ज which can individually exist is प्लस माइनस ये पॉइंट आपको समझना है। कम से कम मिनिमम जो पॉसिबल है, अगर दुकान में जाते हैं तो कहते हैं कि भैया कम से कम का दिखाइए, या मान लो कोई टुकड़ा करना है आपको किसी चीज का, तो कहते हैं कम से कम कितना छोटा टुकड़ा हो सकता है जो एग्जिस्ट कर सके। देखिए एग्जिस्ट भी करना चाहिए, उसका क्या बोलते हैं, उसका अस्तित्व भी होना चाहिए, वो होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम वो खत्म हो जाना चाहिए। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होता है इंडिविजुअल जो अकेले पाया जा सकता है, प्लस देखिए प्लस भी लिखा माइनस भी लिखा है, आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन का प्लस क्यों लग गया, तो चार्ज तो वही होता है ना, 1.6 वाला होता है, इससे प्लस माइनस दे दिया है, प्लस वाला होगा तो प्रोटॉन को दिखा देगा, माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन को दिखा देगा, बाकी तो वही वैल्यू है इसकी। यहाँ सी जो लिया गया कूलॉम है, यहाँ पर ऐसा यूनिट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज का।
उसी तरीके से अगर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चार्ज का देखते हैं तो वो होता है प्लस माइनस E/3 या प्लस माइनस 2E/3 होता है, बट इट कैन नॉट एग्जिस्ट। हाँ क्या है, अभी क्लियर करता हूँ, देखिए दो चीजें यहाँ पर है, कहता है चार्ज को आप मिनिमम कीजिए, मिनिमम मतलब पूरा मिनिमम कर सकते हैं आप। तो अगर आप चार्ज को मिनिमम करेंगे तो जो प्लस माइनस ई है वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता है, इससे छोटा और कर सकते हैं आप E/3 या प्लस माइनस 2E/3, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा फिर। हाँ, एक कहने को रहेगा कि ये भी चार्ज का एक पार्ट है जो बहुत कम आपने कर दिया, मतलब इससे छोटा तो होएगा ही नहीं, इससे छोटा तो आप कर ही नहीं सकते, प्लस माइनस E/3 या प्लस माइनस 2E/3 से छोटा आप बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। तो आपको ये माइंडसेट क्लियर करना है, इससे छोटा तो नहीं कर सकते हैं, चलो ये बात अच्छी बात है, लेकिन एग्जिस्ट तो नहीं करेगा ना ये। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि चार्ज की जो वैल्यू है वहां पर कलेक्टिवली यानी प्लस माइनस E/3 या प्लस माइनस 2E/3 को क्वार्क्स कहते हैं। आप इसको जोड़ेंगे, आपस में प्लस प्लस को जोड़ेंगे, माइनस माइनस को जोड़ेंगे, तो आप देखेंगे आपको ई मिलेगा, जैसे E/3 और 2E/3, 3E अब बाई 3 3 कट गया तब भी इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा, और माइनस माइनस में करेंगे तब भी माइनस में मिलेगा, इसलिए इन दोनों का इकट्ठा ही प्लस माइनस ई होता है, और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो आगे हम लोग बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। चार्जेज को हम लोग ऐड कर सकते हैं रियल नंबर की तरह, जैसे स्केलर को हम लोग मास को ऐड करते हैं, और यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया भी है, इफ अ सिस्टम कंटेन्स n चार्जेज मान लें Q1 Q2 Q3 Qn, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn हो जाएगा, ठीक है। एंड आगे यहाँ पर दिया है कि हाँ जी बोलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, देखिए अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसी चैप्टर में पढ़। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी अगर हम बात करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो एक्चुअली एक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है, लेकिन एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन सिमिलर टू द मास, तो मास ऑफ बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव है नहीं, लेकिन चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। आगे लिखा है चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, कंजर्व का मतलब आप जानते होंगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, तो चार्ज कंजर्व होता है, नो न्यू चार्ज आर इधर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक से दूसरे में जाता है ना वो, तो आपको तो वहां पर है नहीं। व्हेन वी रब टू बॉडीज व्हाट वन बॉडी गेन करेगा तो दूसरा क्या करेगा, लॉस करेगा, ये तो होता है, थोड़ी ना अलग से आप बनाते हैं, बनाने का सिस्टम थोड़ी ना है। इसके अलावा इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरिड बाय एनी आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, यानी कि आपने जैसे आइसोलेटेड वहां भी आया था, तो वहां पर नेट चार्ज को आप डिस्ट्रॉय क्रिएट नहीं कर सकते। ऑल्दो द चार्ज कैरिंग पार्टिकल मे बी क्रिएटेड, हाँ चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स को बना सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हम मेटल रॉड इतना लेंगे, हमारी मर्जी हम इतना लेंगे, हमारी मर्जी हम इतना लेंगे, वो डिपेंड करता है, वो हम बनाएंगे हम ना लेंगे, लेकिन चार्ज पर आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। आगे यहाँ पर दिया है कि समटाइम्स नेचर क्रिएट चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कभी कभी होता है, वो पढ़ना नहीं आपके सिलेबस में, नेचर कई बार ऐसा करता है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मुझे लगता है ये पॉइंट इनायत की बुक में दिया है कि नहीं दिया है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वांटम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ये बेसिक है समझना है। आज हम क्वांटम को पहले समझते हैं, क्वांटम क्या होता है, क्वांटाइज क्या होता है। अभी मैंने कैमरा मेरा है लैपटॉप का, उसमें भी लिखा हुआ है क्वांटम। क्यू इज इक्वल टू एन, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें ये पहले, हाँ इस पहले समझना पड़ेगा कि क्वांटम का मतलब होता क्या है। तो पहले ये समझना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्योंकि हेडलाइन में लिखा है क्वांटम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकता है जिसको हम मेजर कर सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी, हम तो स्केलर वेक्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं ना भाई। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है,
वो स्केलर वेक्टर होता है, लेकिन हम तो जनरली क्या बोल रहे हैं, हम केवल और केवल फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई जेड, कोई भी, टाइम है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ये है, वो है, मास है, चार्ज है, कुछ भी आप ले, उसके क्वांटम का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्वांटम का मतलब, पहले ये हमें समझना पड़ेगा। तो ये कह रहा है द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप ले रहे हो उसका कम से कम मिनिमम कितनी पॉसिबल वैल्यू है जो इंडिविजुअली अकेले वो एग्जिस्ट कर सके, उसी को हम लोग क्वांटम कहते हैं। जैसे कैमरा है, अब उस कैमरे में लिखा हुआ क्वांटम, अब क्वांटम लिखा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, क्वांटम का मतलब ये है कि वो रिसोल्यूशन के बारे में बता रहा है कि उसका जो है वो उसका कितना क्वांटम की कुछ वैल्यू भी उसकी होगी, कितना वो पिक्चर को बड़ा कर सकता है या कितना मिनिमाइज कर सकता है, इसके रिगार्डिंग वो दिया है। दैट फिजिकल क्वांटिटी गेट इट्स क्वांटम, और इफ द क्वांटम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड, द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटाइज। देखिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी का, अगर किसी फिजिकल चार्ज कितना क्वांटिटी में नहीं है, कितना छोटा हम उसको कर सकते हैं, कितना स्मॉल कर सकते हैं जो इंडिविजुअली अकेले वो एग्जिस्ट कर पाए, उसका अस्तित्व हो किसी फिजिकल, जैसे हम चार्ज की हम बात कर रहे थे, तो चार्ज के बारे में पढ़ना तो उसी की हम बात करेंगे, चार्ज की बात कर रहे हैं। तो चार्ज की हमने बात किया, तो हमने कहा जब चार्ज को आप क्वांटम करेंगे, यानी चार्ज को आप बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा करेंगे, जो मतलब छोटा करते 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 मिनिमम वो वैल्यू जहां से वो एग्जिस्ट करता हो, तो पता चला कि प्लस माइनस ई है वही एग्जिस्ट करता है। छोटा करने के तो आप प्लस माइनस ई बाई थ्री भी कर सकते हैं, प्लस माइनस टू ई बाई थ्री भी कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए वो सब क्वांटम नहीं कहा है। क्वांटम में अगर गिनती आएगी तो प्लस माइनस ई बाई थ्री की गिनती आएगी क्वांटम में। आप पढ़ते हैं ना, क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर आप पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने वो वीडियो दिया था और आज का होमवर्क था वो, कि आप लोग देखना। उसमें हमने पढ़ते हैं, जब बोर ने बताया था कि ये के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, तो बोर ने बस यहीं तक गाड़ी रोक दिया। लेकिन जब हम लोग क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, तो पता चलता है सेल के अंदर भी सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम कितना बारीक में जा रहे हैं, कितना अंदर तक जा रहे हैं हम, तो ये हमें ये समझना होगा यहाँ पर। तो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटम हम लोग निकालते हैं या उसको डिफाइन कर देते हैं कि हाँ जी इस फिजिकल क्वांटिटी का क्वांटम होगा ये, तो उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड हो गया है। जैसे वैक्सीनेटेड वर्ड है ना, जिसका वैक्सीन लग गया वो वैक्सीनेटेड हो गया है। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी चार्ज है, तो हम चार्ज पर ही बातचीत करेंगे। क्वांटम मीन वो डिफरेंट चीज हो गया, पैकेट वो डिफरेंट चीज हो गया। मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ। आप एक पेन लीजिए, या आप जैसे सपोज कीजिए, लेट भी सपोज आप मतलब आप समझने के लेता हूँ आपको, जैसे कि आप, मैं लूँ एग्जाम्पल, जैसे कोई लकड़ी ले लीजिए आप, तो लकड़ी ले लीजिए तो उसको आप इतना छोटा छोटा टुकड़ा कीजिए, इतना छोटा छोटा टुकड़ा कीजिए कि एक टुकड़ा कम से कम अस्तित्व में रहे, मतलब वो दिख सके, लगे कि ये टुकड़ा है, तो वो उसका मतलब हमने उसको क्वांटाइज कर दिया। हाँ जी। हाँ, नहीं दिखता है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है, तो हर ये एटम कौन सा दिखता है, ये तो चीजें ही ऐसी जो नहीं दिखाई देती है। अगर ये दिखता तो फिर साइंटिस्टों की जरूरत क्या थी। दिखना नहीं, मैं एग्जिस्ट की बात कर रहा हूँ। जैसे अब हवा नहीं दिखता है, लेकिन एग्जिस्ट है कि नहीं उसका बताइए, हवा है कि नहीं है, एग्जिस्टेंस है ना। तो एग्जिस्ट वाली बात बात आ रही है यहाँ पर। जरूरी नहीं जो चीज ना दिखे वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये समझना पड़ेगा। तो अब हम लोग ये, आप लोगों को क्वांटम समझ में आ गया होगा, क्वांटाइज समझ में, क्वांटाइज कुछ नहीं, जैसे वैक्सीन लग गया तो वैक्सीनेटेड हो गया, तो क्वांटम क्वांटाइज हो गया यहाँ पे। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। पता है मैं इतना डीप में क्यों जा रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। टीचर लोग जो पढ़ाते हैं तो बस फटाफट बता के निकल जाते हैं, मैं भी स्पीड में निकलूंगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं निकलूंगा, लेकिन जहाँ मुझे रुकना चाहिए, जहाँ मुझे बताना होता है वहाँ बताता हूँ, और जहाँ निकलना होता है वहाँ मैं निकलता हूँ। जहाँ लगता है कि स्टूडेंट खुद कर लेगा वहाँ मैं बता के निकल लेता हूँ कि खुद कर लेगा, और जहाँ जरूरत होती है, क्योंकि ये सारे वो वर्ड है, अभी आप ग्रेजुएशन करोगे ना तो वहाँ फिर से सारे वर्ड आएंगे, अब पूरी जिंदगी आपकी पढ़ाई करते निकल जाएगी। कई लोगों को समझ में नहीं आता है क्वांटम है, क्वांटम का मतलब क्या होता है, खाली डेफिनेशन रख लेते। कोई ईमानदारी से पूछोगे, एक दो एग्जाम्पल जरा प्रैक्टिकल देके देखो क्वांटम का, तो वो इधर उधर करना शुरू कर।
तो हमें समझाना बहुत जरूरी था आपको कि क्वांटम का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज क्या होता है। इसलिए मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लेके आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए ये वाला चीजें मिस है, ये जो लाइन है ये मिस है बुक में, ये नहीं दिया होता, सीधे यहाँ से स्टार्ट होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और बच्चों को लगता है कि क्वांटाइज क्या है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो वही वैक्सीनेशन हो गया, वैक्सीनेटेड हो गया, ये सारी चीजें हो गई ना। तो मतलब जब हम चार्ज के क्वांटाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं उसमें, हम इलेक्ट्रॉन को, चार्ज की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है, इसे रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं। तो कितना छोटा पॉसिबल वैल्यू होगी, वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी चार्ज की, चार्ज कूलॉम में होता है, कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी, जिससे जैसे ऐसा मैं बोलता हूँ ना, इंडिया में सबसे मिनिमम, इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊँ, इंडिया में करेंसी में सबसे मिनिमम इंडियन करेंसी कौन सी है जो एग्जिस्ट करती है, तो 1 रुपया है। पहले 50 पैसा भी चलता था, लेकिन 50 पैसा अस्तित्व में अब नहीं है, पर जिस समय था उस समय था। तो 1 रुपया जो है ना, आज की डेट में 1 रुपया वो क्या है, एग्जिस्ट करता है। तो ये उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। होने को तो 50 पैसा भी है, 25 पैसा भी, किसी के पास 10 पैसा का भी सिक्का होगा, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना। तो इसी वजह से हम उसको वो नहीं, क्वांटम में नहीं ले सकते, हम लोग क्वांटम में उसको लेंगे जहाँ तो एग्जिस्ट करेगा। ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ गया। तो वैसे ही हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कर रहे हैं, तो देखिए एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टेब्लिश, देखिए वर्ड लिखा है, एक्सपेरिमेंटली लिखा है। हाँ जी। एग्जिस्टेंस का मैं वही ले रहा हूँ कि अलग अलग फील्ड में उस चीज को हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जिससे हम फंक्शन कर सकते हैं, जिससे हम काम कर सकते हैं, जिससे हम, हाँ इंडिपेंडेंटली वो अकेला भी रहेगा, तो उसको किसी के सपोर्ट नहीं, वहां से एक भी होगा तो वो उससे हम काम कर सकते हैं। जैसे कि 1 रुपया से भी हम कुछ चीजें खरीद सकते हैं, 100 रुपया से भी खरीद सकते हैं, और 1000 से भी खरीद सकते हैं, लेकिन 50 पैसा होगा तो हम नहीं खरीद पाएंगे। तो एग्जिस्ट का मतलब हिंदी में बोलते हैं अस्तित्व, मतलब वो चीजें जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको, उस चीज को हम मान रहे हैं, वो चीजें जैसे इन्होंने बोला इंडिविजुअल, या अकेले वो इंडिपेंडेंट ही इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है, ये यहाँ पर ले रहे हैं। तो लिखा एक्सपेरिमेंटली इट इज एस्टेब्लिश दैट ऑल फ्री चार्जेस, जितने फ्री चार्जेस होते हैं, आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज डिनोटेड बाय ई, क्यू इज इक्वल टू एन ही ले रहा है यहाँ पर। कोई भी चार्ज आप लेते हैं, आप कोई भी चार्ज आप लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही होता है। जैसे कि मान लो हमने 10 इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेट भी सपोज 10 इलेक्ट्रॉन ले लिया, या आप ऐसे समझिए ना, देखिए आप कोई दोनों से कोई भी ले सकते हैं आप, वो आपकी चॉइस है, बुक में कैपिटल भी लेंगे, क्यों लेंगे, दोनों ही इसके लिए वैलिड। इसके लिए कोई रफ एंड टफ वो ऐसा नहीं है, क्या बोलते हैं, लकीर का फकीर की ही होगा। देखिए जैसे मान लो मैंने लिया 1 कूलॉम, समझिए ध्यान से, मैंने 1 कूलॉम चार्ज लिया, तो ये क्यू की वैल्यू 1 कूलॉम, क्यू की वैल्यू 1 कूलॉम है। तो एक्चुअली में जो 1 कूलॉम है वो मैंने बताया था 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला एन की वैल्यू हो गया, ये एन की वैल्यू हो गई, बाकी तो इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे आप 1 लाख रुपया लेते हैं, तो आप ऐसे समझिए 1 रुपये का, 1 रुपये में 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 रुपया 1 लाख आप कर सकते हैं। 1 करोड़ लेते हैं या 100 रुपया लेते हैं, तो 1 1 रुपया आप 100 बार लेंगे तो आपका होगा। तो आप अगर उसको डीप में जाएंगे तो पता चलेगा कि इसका जहाँ से यूनिट स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से ये मिनिमम स्टार्ट हो रहा है, उससे कितना गुना ज्यादा है। जैसे किसी के पास लेट बी सपोज कि 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी के पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो हम तुलना किससे कर रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं, तो हम उससे तुलना कंपेयर करते हैं जो सबसे कम होता है, हमें उसी से पता चलता है कि भाई इससे हमें तुलना कर पाए। ये यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू एन ही लिया, इसलिए एन की वैल्यू यहाँ। अब यहाँ लिखा बाई कन्वेंशन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव। हम लोग ऐसा मानते हैं कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, देयरफॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज रिटेन एज माइनस ई एंड द प्रोटॉन प्लस ई। तो अब कहाँ पे, हाँ एन इंटीग्रल है। तो यहाँ पर जो है, आप देखिए ध्यान से, आपके हैबिट भी होगी और आपको यही लग रहा होगा कि यार जो प्लस वाला चार्ज है वो तो प्लस ई होता है, प्लस पी होता है, अब यहाँ तो प्लस ई आ रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अब यहाँ से जो है कन्वेंशनली हम ले सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ माइनस ई, और अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम नॉर्मली क्या लेते हैं, प्लस ई लेते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, the fact that electric charge is always an integral multiple of E is termed as
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। भाई आप इंटीग्रल में लेने का मतलब क्या है, आपने डिसाइड कर लिया है कि इसका मिनिमम कम से कम ई होगा, तो मिनिमम ई कम से कम इतना होगा, तो आगे आपने एन की वैल्यू भी तो डाल दी है यहाँ, और यहाँ एन की वैल्यू वही 6, मतलब 6.25 है, लेकिन यहाँ पर लगभग 6 ले लिया है यहाँ पर, तो 6 इंटू 10⁻NT सेकेंड ले लिया आपने। अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पर जो समझते हैं, नोट में यहाँ पर दिया है, फिर हम आगे आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि इफ ए बॉडी कंटेन्स N1 इलेक्ट्रॉन, किसी बॉडी के पास मान लीजिए N1 इलेक्ट्रॉन और उसके पास N2 प्रोटॉन है, द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी अगर आप निकालेंगे तो देखिए आपको समझना पड़ेगा पहले, उस पर इलेक्ट्रॉन कितना है N1 है और प्रोटॉन कितना है N2 है, तो ये तो गिनती है ना, ये तो गिनती है, N1 N2 तो एक डाटा है। जैसे कि आप समझिए कि आप शॉपिंग करके आते हैं, तो आपने कुछ सामान खरीदा है, तो आपने समझिए कि 10 चेयर खरीदा है, 5 कुछ और 5 बेडशीट खरीदा है, ये तो गिनती है ना। अब कितना खर्च किया है इसके लिए, तो आपको उसके जो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका प्राइस कितना है, तब आपको पता चलेगा आपने इतना खर्च किया है। तो वैसे यहाँ N1 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ई होता है ना, तो यहाँ N2 इंटू ई कर दिया यहाँ पे। नहीं, हाँ N1 से माइनस ई में मल्टीप्लाई किया, आगे पीछे कर दिया, N1 का मल्टीप्लाई माइनस ई से होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को बता रहा है और N2 प्रोटॉन को दिखा रहा है, यहाँ प्लस ई से होगा। जो नेट चार्ज यहाँ पर आएगा वो क्या आ जाएगा, N2 माइनस N1 और ई आ रहा है, N1 N2 इंटीजर्स हो गया यहाँ पर, N2 माइनस N1 भी इंटीजर ही। सेकंड पॉइंट है, उसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे आ जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कूलम्ब्स लॉ। सेकंड है एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक जैसे होता है माइक्रोस्कोपिक होता है मैक्रोस्कोपिक, तो यहाँ ए लिखा है मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जब हम बड़े लेवल की बात करते हैं, तो एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज नो प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि बड़े लेवल पे क्वांटाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती एंड कैन बी इग्नोर्ड, हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती बड़े लेवल की। एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, जब आप बहुत माइक्रोस्कोपिक पे आते हैं, एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, वेयर द चार्ज इन्वॉल्व, जहाँ चार्ज इन्वॉल्व हो तो वहां तो फिर आपको जो ऑर्डर होता है वो कुछ फ्यू टेंस, 10 की पावर इतना, 10 की पावर इतना, 10 की पावर इतना हम लेते हैं ना, तो दे कैन बी काउंटेड, तब यहाँ से हम लोग काउंट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ क्वांटाइज करते हैं। कि कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो हमने इसको समझा है, बाकी ये कुछ ऐसे सेक्शन था जिसको लोग बहुत बोरिंग सा लगता है पढ़ने में, जिसको मैंने आपको बताने की कोशिश किया, ये ऐसी चीजें मैंने आपको बताया जो बहुत ही बोरिंग लगता है, मतलब पढ़ते पढ़ते लगता है क्या यार क्या ये सब लिखा हुआ है, मतलब थ्योरी 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 अजीब सा लगता है समझने में, टीचर लोग भी इसको उतना मेन मेन बताते हैं, आगे निकल जाते हैं, लेकिन मैंने इसको बहुत डीप में जाने, यहाँ से टीचर लोग स्टार्ट करते हैं क्लास अपना, कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट, ठीक है, बाकी उतना डीप में नहीं जाते हैं। तो पहले आप लोग मुझे बताइए, यहाँ तक आप लोग को कोई बोरिंग तो नहीं लगा या कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया, आप लोग को समझ में आया, क्लियर हुआ ये फंडा जैसे पहले मैंने बताया अभी तक? हाँ ठीक है। कूलॉम्स लॉ की हम लोग बात करते हैं, यहाँ से ये चीजें होती है। तो कूलॉम्स लॉ क्या करता है, जैसे आपने ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा था, जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है यहाँ पे, तो वैसे ही कुछ कूलॉम्स लॉ भी होता है। तो कूलॉम्स लॉ कहता है, मान लीजिए दो चार्ज लेते हैं, एक लेते हैं Q1 चार्ज लेते हैं, एक हम लोग Q1 चार्ज लेते हैं और एक हम लोग Q2 चार्ज लेते हैं, ये दो चार्ज हमने लिए, ठीक है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, याद रखना, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, जो इनका लाइन ज्वाइनिंग होगा ना सेंटर सेंटर का, उसके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, while it is inversely proportional to the square of separation between charge particles, यानी कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो वहाँ फोर्स कम लगेगा, अब इसलिए अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम लगेगा, यहाँ पे आर हो गया, हाँ डिस्टेंस आर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म जैसे एफ Q1 Q2, ये लिखना आना चाहिए आपको, एफ Q1 Q2 क्या कहता है, कहता है फोर्स ऑन Q1, इसलिए Q1 को पहले लिखा के पढ़ते हैं, तो फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, और एक Q2 Q1 क्या करता है, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, और आप जानते हैं ये दोनों ही न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस। मेरा फिफ्थ सेंटेंस सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं मैंने बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस बोल रहा हूँ, पेयर पेयर मतलब जोड़ा होता है, और न्यूटन का थर्ड लॉ जो फोर्स होता है वो जोड़े में होता है, अकेले नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस है,
तो कूलॉम्स लॉ के अगर दोनों पॉइंट को हम लोग अगर देखें, कूलॉम्स लॉ का क्या दोनों पॉइंट करता है, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा, देखिए कि ये जो फोर्स है, चाहे आप एफ क्यू वन क्यू टू लीजिए या आप एफ क्यू टू क्यू वन लीजिए, ये अलग अलग फोर्स है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है एज ए वेक्टर, वेक्टर के साथ, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन लेते हैं और मैग्नीट्यूड लेते हैं। बट अगर हम इनकी केवल और केवल वैल्यू की बात करते हैं, वी डोंट वांट टू टॉक एज ए वेक्टर, वी जस्ट ओनली डिस्कस अबाउट मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉड लगा दें, मॉड एफ वेक्टर क्यू वन क्यू टू मॉड एफ वेक्टर क्यू टू क्यू वन, ये दोनों ही सेम है। तो अगर Q1 के लिए लेंगे तो यहाँ भी हम लोग मॉड लगाएंगे, क्योंकि हमें प्लस माइनस हम नहीं जाना चाहते, हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, बेसिक चीजें जनरल पढ़ रहे हैं। तो मॉड ऑफ Q1 इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरीके से Q2 वाले के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉड ऑफ Q2, और उसी तरीके से ये सेम दोनों फोर्सेस, इनका डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस तो देखिए डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी ना होता है बीच का, तो वो आर स्क्वायर हो गया। इन तीनों को जब आप एक सिस्टम में लाएंगे तो ये देखिए ऐसा बन जाएगा कि ये एक Q1 Q2 है या एक Q2 Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से एक कांस्टेंट के हम लोग लेते हैं, और ये जो के आपको दिख रहा है ये हर जगह पर आता है, कोई ना कोई कांस्टेंट आता ही आता है प्रोपोर्शनलिटी को इज इक्वल टू में लाने के लिए। तो यहाँ के की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कूलॉम्स कांस्टेंट बोलते हैं। ग्रेविटेशन में कैपिटल जी होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं, यहाँ कूलॉम्स कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी वैल्यू होता है 1/4 पाई की वैल्यू होती है। पूरा इसको सोल्व करने में जो डाटा आता है वो आता है 9 × 10⁹ याद रखना है आपको, 9 × 10⁹ होता है। और इसका यूनिट कैसे निकलेगा, तो इसका यूनिट निकालना बहुत ही आसान है। देखिए ये है फोर्स, ये फोर्स हो गया, इसके नीचे ये दोनों आ जाएगा, तो इसके नीचे जब ये दोनों आ जाएगा तो ऊपर हो गया कितना, न्यूटन, ठीक है। और ये वाला इसके साथ में आ जाएगा, तो न्यूटन के साथ में आ गया मीटर स्क्वायर, और ये आ गया कूलॉम का स्क्वायर। तो इसको आप सेट करेंगे तो इसका यूनिट आपको निकलेगा। सेकंड थिंग, यहाँ पर कई बार शायद मेरे भी बोर्ड एग्जाम में शायद पूछा था, के की वैल्यू तो कम पूछता है, इफ साइलेंट नॉट की वैल्यू कई बार एमसीक्यू में पूछ सकता है कि साइलेंट नॉट की वैल्यू कितनी होती है, मेरे बोर्ड एग्जाम में आया, वहां पर वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। जैसे यहाँ पर 8.85 जनरली लेते हैं, 8.85 इंटू 10⁻12 है। देखिए या तो आपको कंफ्यूज करेगा, देखिए ये वाला आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं करेगा, ये वाला तो आप जानते ही हैं, कंफ्यूज यहाँ से करेगा, -12 -11 ये कंफ्यूज करेगा। और दूसरा वो यूनिट में आपको गड़बड़ा देगा, यूनिट में कंफ्यूज कर देगा। तो यूनिट में अगर आपको निकालना है तो फिर आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा कि जो साइलेंट नॉट है, अगर ये साइलेंट नॉट निकालेंगे तो ये आ जाएगा के की जगह, और के आ जाएगा इसकी जगह, जितना यूनिट है सब उल्टा हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि ये इसका आ गया, इसका आ गया, तो यहाँ पर ये जो आपका कूलॉम स्क्वायर नीचे था, अब ये कूलॉम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये न्यूटन जो ऊपर था वो न्यूटन नीचे आ जाएगा, और ये फिर मीटर स्क्वायर के बारे में शायद यहाँ भी मुझे कुछ लग रहा है, ये भी इन्वर्स में ही आएगा, -2 ही आना चाहिए, क्योंकि ये भी नीचे ही आ जाएगा, ये भी -2 ही आएगा, वहाँ हम मिस्टेक करें। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। तो अब तक बच्चों हमने क्या देखा, हमने केवल कूलॉम को ला केवल एक अप्रोच देखा, और इतना पढ़ना इनफ नहीं है, ऐसा नहीं केवल इतना पढ़ना ही इनफ है। अब क्योंकि ये वेक्टर है ना, तो वेक्टर के फॉर्म में पढ़ना होगा। और मैंने बोला था ना कि ये वेक्टर का पीछा छूटने वाला नहीं है, एबीसीडी पढ़ लिया तो इंग्लिश पढ़ेंगे तो एबीसीडी आना ही आता है, आपने जोड़ घटाव पढ़ा है तो मैथ में आना ही आता है। तब यहाँ हम पढ़ते हैं कि कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हम कैसा दिखाते हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना। देखिए सबसे पहले एक टर्म दिखाऊंगा, पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे मान के लिए ग्राफ है ये, और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो किसी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर बताना होता है तो ऑरिजिन से हम लोग एक लाइन खींचते हैं, इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पॉइंट अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर एक मिला देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इसका पोजीशन वेक्टर। अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर कैसे हुआ है, देखिए ये देखिए ये Q1 है, और ये देखिए Q2 है, ये है Q1 और ये देखिए ये है Q2, ठीक। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर हम लोग निकालेंगे, देखिए Q1 का पोजीशन वेक्टर ये वाला होगा, R1 मिल गया यहाँ पे, और Q2 का पोजीशन वेक्टर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऑरिजिन से लेके ये डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन ये वाला। अब R1 हो गया, R2 हो गया, और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, आप बार बार ट्रायंगल ला करोगे उससे अच्छा आप यही समझ लो कि अब यहाँ पर देखिए अगर इसका डायरेक्शन ऐसे आप लो, समझना ध्यान से, अगर इसका डायरेक्शन ऐसे लोगे R1 से R2 की ओर, इसकी वैल्यू हो जाएगी R2 - R, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, वरना आप ट्रायंगल लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर इसको आपने उल्टा ले लिया, अगर आपने इसका डायरेक्शन ऐसा ले लिया, आपने इसका डायरेक्शन इधर की ओर ले लिया, इस तरीके से ले लिया कि आप चाहते हैं इस वाला फोटो निकालना चाहते हैं इस डायरेक्शन,
ये हो जाएगा R1 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा। ये डिपेंड करता है डायरेक्शन किधर का है यहाँ। बाकी इस वाले को देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर भी देखिए इस तरीके का, ये इस फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है और इस फोर्स का डायरेक्शन देखिए इधर की ओर। तो आप जिस फोर्स का निकालना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग आप काम करते हैं। Q1 Q2 लाइक चार्जेज यहाँ पर लिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए या इस कंडीशन में लाइक चार्जेज है, तो देखिए दोनों ही कंडीशन बनती है। जब लाइक चार्ज होगा तो ऑब्वियसली ये वाला और ये वाला, ये इस पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा और ये इधर की ओर लगाएगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आप ऐसा करते हैं, और अगर यहाँ पर अगर अनलाइक आप लेते हैं, तो अनलाइक लेते हैं तो ये इसको इधर की ओर खींचेगा और ये इधर की ओर खींचेगा। तो ये दोनों ही यहाँ पर डायग्राम बना के दिखा गया है, तो इनसे कोई डरने वाली बात नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर अब आपको समझना है। यहाँ पे इसको मैं एक करके समझाता हूँ, काफी टाइम भी हो गया, तो आज इसको हम लोग इसको करके कुछ क्वेश्चन करके आज इसको हम ओवर कर देंगे। तो फटाफट इसको जरा देखते हैं क्या है ये। देखिए एक Q1 Q2 का लेते हैं हम लोग, अगर एक Q1 Q2 का लेते हैं तो K Q1 Q2, तो देखिए लिया ना Q1 से Q2 है, तो क्या ले लिया, R स्क्वायर में क्या लिया, देखिए पहले समझिए R1 माइनस R2, ये क्या है, एक वेक्टर है, लेकिन हमें चाहिए इसका आर स्क्वायर। नीचे जब हम सोल्व करते हैं तो वेक्टर थोड़ी ना सोल्व करेंगे, हमें तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए केवल। तो पहले लगाएंगे मॉड और फिर फॉर्मूले के हिसाब से लगा देंगे स्क्वायर, इसलिए आ गया ये। सेकेंड थिंग कि यहाँ पर ये जो लिया है ये यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन बताने काम कर रहा है, क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है ये वैल्यू है। उसी तरीके से अगर आप Q2 Q1 का लेते हैं तो R2 माइनस R1 ये वैल्यू, ये दोनों ही सेम है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड, ये भी इसका बता रहा है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों ही फोर्स का सेम है ना, लेकिन इन दोनों फोर्सेस को जो कि वेक्टर के तौर पे अगर हम देखें इसको डिफरेंट यानी कि अलग अलग कौन करता है, तो ये करता है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताता। मैंने बोला था ये यूनिट वेक्टर आता है डायरेक्शन बताने के, अभी मैं बताऊँ कैसे निकालते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर है जो कि बता रहा है कि देखिए इसका डायरेक्शन R1 से R2 है, इसका डायरेक्शन R2 से R। अब हमें सीखना होगा कि यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं। सीखना क्या है आप जानते ही हो। देखिए किसी भी वेक्टर को जब मैं लिखता हूँ एफ लिखता हूँ, तो किसी भी वेक्टर को जब यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखते हैं, ये मॉड हो गया, ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, और एफ कैप लिखते हैं यहाँ एफ कैप। यानी कि अगर एफ कैप हमें निकालना हो तो एफ कैप कैसे निकलेगा, एफ कैप अगर ये यूनिट वेक्टर निकालना हो तो ऊपर हम पूरा वेक्टर दे देंगे और नीचे उसका मैग्नीट्यूड दे देंगे। तो आपको दिमाग में सेट करना है, दुनिया में किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर पता करना है तो ऊपर में आपको क्या करना है, उसका पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म लिख देना है और नीचे में उसका मॉड लगा देना है बस। तो देखिए यहाँ पर R1 R2 एक वेक्टर है, R1 माइनस R2 एक वेक्टर है, यहाँ पर ये एक वेक्टर है, इसका चाहिए यूनिट वेक्टर। तो ऊपर पूरा एज इट इज वेक्टर लिख दिया, यहाँ R2 माइनस R1 का पूरा वेक्टर लिख दिया और नीचे में खाली मॉड लगा दिया, नीचे में खाली मॉड लगा दिया। तो ये जो हिस्सा आपको दिखाया गया है, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये यूनिट वेक्टर यानी ये डायरेक्शन बता रहा है। अगर ये हटा देंगे तो फिर तो ये दोनों ही इक्वल हो गया, ये Q1 Q2 और Q2 Q1 दोनों इक्वल हो गया। फिर हमें इनको ये नहीं कह पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस है कि नहीं डिफरेंस। जैसे सर्कुलर मोशन में आपने कहा ना वेलोसिटी वही रहती है लेकिन डायरेक्शन बदलता रहता है। डायरेक्शन बदलता है तो डायरेक्शन पता करते हैं यूनिट वेक्टर की हेल्प से। तो यहाँ भी यूनिट वेक्टर की हेल्प से डायरेक्शन हमने पता किया है। तो ये रिप्रेजेंटेशन जानना आपके लिए जरूरी था। बाकी ये चीजें यहाँ पर दिया है। यहाँ पर आइए हम क्वेश्चंस पे थोड़ा सा आते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे सर इसका आंसर दिया है कि नहीं दिया है, तो इसका आंसर नहीं दिया है और फिर मल्टीपल चार्ज पे आगे आएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। हाँ क्योंकि टाइम भी बहुत ओवर हो गया, बस या तो होमवर्क भी मैं दे देता हूँ, इसको क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप इसको जो है अभी ट्राई करना, ठीक है। मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन समझना जरूरी है, फिर होमवर्क मिलोगे तो समझ तो लो पहले। देखिए कहता है टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेज है प्लेस एट शोन इन फिगर। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है, ये देखिए Q1 है और ये देखिए 2Q है, यहाँ पर दिखाया गया है। इन विच रीजन अ थर्ड पॉइंट चार्ज मस्ट बी प्लेस, एक तीसरा चार्ज आपको रखना है और वो कुछ इस तरीके से रखना है कि नेट फोर्स ऑन इट, इस पे ऑन इट मतलब किस पे, जो चार्ज आप लेंगे ना, जैसे आपने मान के चलिए यहाँ पर देखिए, मान के चलिए आपने यहाँ लिख रहा है इफ इट इज पॉजिटिव इफ इट इज नेगेटिव, एक बार में आपने प्लस क्यू लिया और एक बार में माइनस क्यू लिया, तो इस पे जो लगने वाला होगा, देखिए इस पे कौन कौन, इस पे क्यू भी चार्ज लगाएगा और इस पे 2Q भी चार्ज लगाएगा। उसी तरीके से माइनस क्यू पर भी क्यू का भी चार्ज लगेगा, 2Q का भी चार्ज लगेगा। तो आप कहता है कि यदि आप पॉजिटिव लेते हैं तो बताइए हम यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे। देखिए रीजन दे दिया, ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, रीजन 3 है, हम कहाँ रखेंगे प्लस क्यू वाले को,
जिससे कि उस पर लगने वाला Q1 Q2 का जो फोर्सेस है आपस में जीरो हो जाए। और उसी तरीके से अगर माइनस क्यू हुआ तो हम कहाँ रखेंगे, ये आप सोचना थोड़ा सा, ठीक है। और ये जो सवाल है, ये सवाल मैंने एज इट इज अपने नोट से लिया है, जो मैं पढ़ता था तो वहाँ से मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने लिया। थिंकिंग सवाल है और एनसीईआरटी आपकी बुक में भी ऐसा सवाल पूछता है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन आप समझो यहाँ, दूसरा सवाल यहाँ पर ये कहता है कि इफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्लेस एंड शोन इन फिगर। देखिए अब यहाँ पर क्या कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया है, इसको कर दिया है नेगेटिव, इसको कर दिया है पॉजिटिव। तो देन इन विच रीजन अ पॉइंट चार्ज मस्ट बी प्लेस सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, किस रीजन में पॉइंट चार्ज को रखना चाहिए जिससे कि जीरो हो जाए। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं कर रहा है, तो आप पॉजिटिव ही लेके चलना कि अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव रखेंगे तो क्या होगा, आप खुद ही सोच लेना। जिससे उस पे इस पे मत निकालना, इस पे लगने वाला हमें इस पे नहीं निकालना है, इस पे निकालना है जो चार्ज अब डिसाइड करेंगे उस पे लगने वाला फोर्स। क्योंकि अगर आप देखिए, हम आपको समझाते हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, समझिए ध्यान से। जैसे अब यहाँ पर मैंने कोई चार्ज ले लिया, वो ले लिया प्लस क्यू, समझना, तो प्लस क्यू हो गया, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर क्योंकि माइनस है, लेकिन ये क्यू क्यू क्या करेगा, इसको धक्का देगा, यहाँ पे इसको धक्का देगा, ये दूर भगाएगा। तो इस पे क्यू पे जो चार्ज है ना, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हो गया, दोनों चार्ज यहाँ दोनों ही जुड़ जाएगा, तो यहाँ जीरो थोड़ी ना। जीरो तब होगा जब एक चार्ज इधर लगे और एक चार्ज इधर लगे, साथ में हमें डिस्टेंस का भी ध्यान रखना होगा। ये सारी चीजें आपको सोचना है। एंड थर्ड मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, थर्ड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर है, टू पॉजिटिव चार्ज Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड एट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स R1 R2। जैसे मैंने आपको बताया जो ऊपर डायग्राम था R1 R2 का, इस तरीके से ले लेगा, है ना, एक यहाँ एक यहाँ, ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया Q1, एक हो गया Q2। फाइंड अ चार्ज Q3 एंड इट्स पोजीशन वेक्टर बताइए of the point at which it has to be placed for the force acting on each of the three charges to be zero। तो कुछ इस तरीके से इसको रखना है जिससे कि तीनों चार्जेस का जो फोर्स होगा वो जीरो हो जाए। तो कुछ उसी का रिगार्डिंग सवाल यहाँ पर है। ये तीनों ही अभी आप बैठ के सोल्व करेंगे, बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे क्लासेस में हम लोग सीखेंगे कि फोर्सेस अगर मल्टीपल चार्जेज होगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। मल्टीपल चार्जेज जब हम लोग दो की बात करें तो ज्यादा होगा तो हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज कैरियर वगैरह में पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ 50 पेज नहीं है एक्चुअली, मुझे पढ़ाना होता है तो मैं एक पेज को ही 2 फोटो खींचता हूँ, आधा आधा ताकि क्लियर दिखे। पूरा का लूंगा तो बहुत छोटा है उसका लेटर आ जाएगा। तो टाइम भी यहाँ पर हो चुका है, 10:30 टाइम हो गया यहाँ पे। तो बताइए आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और थोड़ा सा आप मुझे 2-3 मिनट में आप लोग से मैं बात करना चाहता हूँ कि आज जो मैंने क्लास आपका लिया, ये चार्ज बिल्कुल मुझे पता है ये बिल्कुल डिफरेंट है, और इनफैक्ट मुझे बहुत डर लगता था इस चैप्टर जब मैंने पढ़ा था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बहुत लगता अटपटा लगता है, नए नए टर्म नई नई चीजें आती हैं। तो आप लोग जरा अपना अनुभव शेयर कीजिए, कैसा लगा आज का क्लास, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है, ये कैसा लग रहा है। बढ़िया है। और बच्चे बताएंगे कि उनको हार्ड तो नहीं लगा या उनको क्या कुछ लगा, या कई लोग कहते हैं फिजिक्स में पूरा समझ में एक बार में नहीं आता है, 50% ही समझ में आ जाए यही बड़ी बात है। तो आप लोग क्या लगता है जो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो कितना परसेंट आप लोग समझ पाते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, इससे मुझे पता चलेगा, फीडबैक देंगे तो हो सकता है कुछ और कमियां हो मेरे अंदर जिसको मैं पूरा कर सकूँ, या और कुछ समझ या कुछ आपको लगता है सर थोड़ा सा और इस तरह से कुछ सुझाव सुझाव देना चाहें, आप लोग थोड़ा बताएंगे। पहले बताइए कितना परसेंट आप समझ पाते हैं मेरी क्लास में आप लोग। और बच्चे बताएंगे अपना, ईमानदारी से बताइए, ऐसा नहीं है कि मैं बुरा मान जाऊंगा, मैं तो जानना इसीलिए चाह रहा हूँ। देखिए इनको 90-95% तक है, आप लोग भी जरा बताइए कि आप लोग कितना परसेंट लगता है आपको 100 में देना हो, कितना आप समझ पाते हैं। 65-70%। बाकी बच्चे भी बताएंगे। 80%, मतलब एवरेज अगर मैं लूँ तो मैं 70% ले सकता हूँ। एवरेज का मतलब होता है कि किसी का 90 भी है, तो लगभग 75% तक मैं ले सकता हूँ कि मेरा कवर है। ठीक है ना, फिर क्योंकि 100 का 100 तो कुछ होता नहीं, बोलते ना आदर्श विद्यार्थी, कहाँ से आदर्श विद्यार्थी को सुबह 4 बजे उठना, पैर छू के प्रणाम करना है, ऐसा करना, कहाँ आदर्श विद्यार्थी।
हाँ, तो वो देखिए ये तो है, प्रैक्टिस तो करना ही है। वो तो मैं केवल एक फीडबैक ले रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बात करते हैं तो क्या, बाकी तो बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। वो तो झुनझुना बजाने वाली बात हो जाएगी, समझ में आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो संडे के संडे जो है ये क्लास आपका 1 घंटे का चलेगा और ये फिजिक्स रेगुलर रहेगा, बाकी कल से आपकी टाइमिंग वही रहेगी। कल हो सकता है मैं एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट कर दूँ क्लास, क्योंकि कल मैं, हाँ, संडे में केवल फिजिक्स होगा। देखा जाए तो मैंने आज केमिस्ट्री का भी काम आप लोगों को दिया था, अब आप लोगों ने किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता। हाँ, हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है अगर आपने कंप्लीट कर दिया है, बहुत अच्छा है। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं, टाइम भी बहुत, और आप लोग आराम से खाना वाना खाइए।